ऐसे एसएमएस में होगा ना। प्रणव, बाकी लोगों को बोल दिया ना ज्वाइन करने के लिए? Yes, sir. I had a call already called him. ठीक है, तुम्हारे साथ शुरू करता हूँ मैं। कैसे हो? ठीक है सर। और इस सेशन में अपन वैसे मैथ्स के और साइंस के डाउट सॉल्व करूंगा मैं तुम्हारे। बाकी Yes बच्चे sir. जैसे जैसे ज्वाइन होंगे मैं उनके भी सॉल्व करूंगा। तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। Okay. Just a second, sir. प्राजक्ता, इस सेशन में हम मैथ्स के डाउट सॉल्व करूंगा मैं। तो तुम अपने डाउट्स पूछ सकती हो, या तो चैट बॉक्स में पूछ लो या फिर तुम अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते Sir. बोला. Sir, you are on mute. हो। हाँ बोलो। आ रही है Sir, आवाज? I have doubt in Pythagoras theorem chapter, which is in geometry. सेकंड बुक में है ना ये शायद? Yes sir. Part 2 में. पेज नंबर बताओगे तुम? बस। मतलब कौन 30 से? sir. 36? 30. हाँ, इसमें मतलब कौन से पार्ट में डाउट है, या फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर इसमें अपोलोनियस थ्योरम ने समझा. हाँ, अपोलोनियस थ्योरम कौन से पेज पर है? 421 sir. Vaibhav, have you started? यस मैम। Okay, fair enough. Are you sharing anything on your screen? यस मैम, 1 minute, आई एम ट्राइंग टू शेयर। Okay, fair. Let me make you co-host. Did I? Yeah, I did. Okay.
प्रणव, इसके प्रूफ में दिक्कत आ रही है या फिर तुम्हें इसके क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है पोलर थ्योरम में? सर कुछ स्टूडेंट ने फोन नहीं उठाया और जिन्होंने उठाया वो बोलते कि हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें अपने डाउट में क्या दिक्कत आ रही है अपोलोनस थ्योरम में? मतलब थ्योरम का प्रूफ समझ नहीं आ रहा है, या फिर थ्योरम क्या है वो समझ नहीं आ रही है, या थ्योरम का थ्योरम कोई का सवाल प्रूफ समझ समझ नहीं नहीं आ रहा आता। है? थ्योरम का प्रूफ बताऊं? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट। दो मिनट वेट करना प्रणव, मैं बताता हूँ। एक मिनट में लिख लेता हूँ अच्छे से, फिर से मैं समझाता हूँ। सर यू आर ऑन म्यूट। सॉरी सॉरी।
प्रणव, इस क्वेश्चन में मतलब इस प्रूफ में हमने कुछ खास नहीं किया है। इसमें हमने बेसिकली 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। सबसे पहले इस जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ए बी डी, इस वाले इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा ए बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। इसमें लगाने के बाद हमने दोनों इक्वेशन जो आएगी, तुम एक बार दोनों इक्वेशन लिखोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो इक्वेशन बनेगी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं लिख के बता देता हूँ। सर इसका प्रूफ एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रूफ एग्जाम में आएगा, पर अगर तुम समझ लेते हो तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। पर नहीं तो ये लिखा हुआ तुम्हें समझ, मतलब ये मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रूफ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। पर मैं समझा देता हूँ तुम्हें, इजी होगा, 2 मिनट का काम है। ओके सर। तो एम जैसे हमने को बी मिड पॉइंट दे रखा है, तो एम बी और एम सी इक्वल होंगे। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ यहाँ से और ये वाली लेंथ, ठीक है। उसका यूज करके हमने बी डी की जगह बी एम माइनस एम डी लिखा और होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा। तुम एक बार पेपर पे लिख के ट्राई करोगे तो सेम चीज आ जाएगी। मैं एक बार हो सके तो यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ। एक सेकंड। प्रणव, तुम्हें समझ आ रहा है या मैं चैट बॉक्स में एक बार लिख दूँ? नो सर, आई गॉट इट। तुमने एक बार पेपर पे लिख के ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं ग्रुप पे इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रूफ जो मैंने पेपर पे किया वो मैं भेज देता हूँ यहाँ। ओके सर। और कोई डाउट है तुम्हें इसी चैप्टर या किसी और चैप्टर से? सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है इससे रिलेटेड। प्रणव, ये डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें अपोलोनस थ्योरम लगाने की ज्यादा नीड नहीं है। तुम सबसे पहले जो बीच वाला जो तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू आर, उसमें पी एस निकाल लो। पी एस की वैल्यू आएगी √3/2। मैं निकाल देता हूँ। जो पी एस जो बीच वाली साइड है उसकी लेंथ आएगी √3/2a। ये तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, और नहीं तो अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास पी एस आ गया
तुम्हारे पास एम एस की वैल्यू है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर से निकाल सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप से ही भेज देता हूँ एक बार। प्राजक्ता, तुम्हें क्या डाउट है? सर मैंने चैट बॉक्स में टाका है। ठीक है, मैं देखता हूँ एक सेकंड। प्रणव, मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा है, तुम एक बार देख लेना, समझ नहीं आता तुम एक बार एक्सप्लेन वापस कर दो, ठीक है? ओके सर। प्राजक्ता, कौन सा चैप्टर है वो, कौन सी बुक में है? पीपी पार्ट 1 सर। पार्ट 1। सर अलजेब्रा का है। है 62 पेज नंबर सर। 62? यस। मतलब तुम चाहती हो ये सवाल मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊं ना? यस सर। ओके। इन द सीक्वेंस ऑफ
5, 8, 11, 14. The difference between two consecutive term is 3. Hence, the sequence is an AP. Here, the first term is 5, 3 is added, 5, we get, and comes to that the 100 term. ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें प्राजक्ता, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, Yes, sir. ये nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन वैसे 10th क्लास के लिए जरूरी नहीं है, मैं उसका डेरिवेशन भी तुम्हें समझा दूंगा, पर ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए 10th क्लास के लिए। इसमें जो Yes, ये sir. टी एन है, ये उसने नंबर की टर्म को बताता है। जैसे अपने को क्वेश्चन में पूछा है 100 टर्म कौन सी होगी, अपने को वो फाइंड करनी है, तो इसके अंदर एन की वैल्यू को हम 100 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ए जो है वो अपनी पहली टर्म है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। जो डिफरेंस ऊपर 3 का था ना, 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11 का, वो डी है, और फर्स्ट टर्म 5 थी। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे कि ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू 3, तो हमारी 100 टर्म ऑफ एपी आ जाएगी, जो कि होगी 300। अब इसने क्वेश्चन में एक और सब पार्ट लिखा है कि लेट्स चेक कि 60 वर्ष इस टर्म की, इस एपी में कोई टर्म है या नहीं। तो उसने टर्म है या नहीं, तो उसके लिए टी एन की वैल्यू हमने 61 डाली, और 5 ए डाला है हमने, और डी की वैल्यू 3 डाली है हमने। इसमें अगर तुम इसको रीशफल करोगी तो n की वैल्यू 59/3 आएगी। यहाँ पे सॉल्यूशन है 59/3 में दिक्कत यह है कि 59 3 से डिविजिबल नहीं है, वो उसका रिमाइंडर आएगा, यानी कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, जिस वजह से हम उसको एपी नहीं, वो एपी की टर्म नहीं होगी, क्योंकि हर बार 3 के गैप्स में बढ़ेगी जो सीक्वेंस है ना, पर 3 के गैप्स में बढ़ने की वजह से वो फिक्स नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर आएगा। यहाँ पे ये दिखाता है कि ये उसकी टर्म नहीं होगी, तो 61 उस एपी में नहीं है, इससे पता चलता है। अगर तुम्हें इसका, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी देखना है तो तुम बता सकती हो। No, sir. एक मिनट, प्रणव ये तो, जो तुम्हारा डाउट है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। उसने हमें क्या रखा है, ये एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। एक सेकंड में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर है मान लो, इसमें जो ये मैंने डायगोनल बनाया है, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ उसने हमें 10√2 दे रखी है, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होगी, तो ये साइड और ये साइड जो है ही इक्वल होगी। लेट से इन साइड को तुम ले लो ए, तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, तो तुम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इस साइड को तुम ए मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल ये वाला है। पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर होती है ना। अगर 10√2 का स्क्वायर करोगे तो 200 आएगा। और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 आएगा यहाँ से। ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, और
उसने हमने क्वेश्चन में हमसे पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर स्क्वायर का होता है 4a, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, 40. तो वो 40 आ जाए। आया समझ? Yes, sir. और डाउट है राजक्ता, तुम्हें भी और कुछ डाउट है? अगर तुम्हें No, sir. प्रूफ जानना है तो मैं बता सकता हूँ। प्रणव, तुम्हें भी कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, या तो ग्रुप पे पूछ लो या टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर दो। सर इसमें ही पेज नंबर 23 पे एक सॉल्व एग्जांपल है, उसमें डाउट है। इसी पीडीएफ में? हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है बहुत बार। मैं बताता हूँ। क्वेश्चन समझने से पहले मैं तुम्हें इसका थोड़ा बताता हूँ। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब नदी बहती है ना, तो पानी भी बहता है एक साथ, और अगर तुम उस पे बोट पानी के बहाव की डायरेक्शन में ही चला रहे हो तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। और अगर तुम बोट को, जो नाव को पानी के अपोजिट चला रहे हो, उल्टी तरफ चला रहे हो, जैसे पानी इधर बह रहा है, इसमें सुन, अगर पानी इधर बह रहा है और तुम बोट भी इधर चला रहे हो तो उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं। और अगर पानी इधर बह रहा है पर तुम बोट उल्टी तरफ चला रहे हो तो उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। इस इसमें तुम खुद अगर तुम सोचो तो बोट की स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी ना, और इसमें बोट की स्पीड अपने आप धीरे हो जाएगी, क्योंकि पानी इसमें बोट को अपने साथ बहा के ले जाएगा, और इसमें पानी जो है बोट को उल्टी तरफ से धक्का देगा, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी और इसमें बढ़ जाएगी। क्वेश्चन बढ़ते हैं। A boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. The same boat travels 36 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 13 hours. Speed of water current and speed of boat still equal. इसमें जो वाटर करंट है वही, मतलब जिस स्पीड से नदी बह रही है उसको वाटर का स्पीड ऑफ वाटर करंट बोलते हैं। इसमें अगर तुम स्पीड ऑफ वाटर करंट को, जैसे इसमें सॉल्व एग्जांपल में भी ले रखा है, उसको y ले लो एक बार के लिए, और स्पीड ऑफ बोट को x दे दो। तो जिस केस में वो जो है अप स्ट्रीम हो रही है, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, कितने आवर में? 6 आवर्स में, तो स्पीड उसकी हो जाएगी 16 अपॉन में 6। डाउन स्ट्रीम बोट ने ट्रेवल किया है 24 किलोमीटर। एक सेकंड, मतलब मैंने कुछ
डाउन स्ट्रीम, जैसे मैंने शायद गलत बताया था, उल्टा बताया था मैंने। मैं वापस बताता हूँ। अब स्ट्रीम ये होता है, अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट उल्टी तरफ जाएगी, तो उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसा समझ लो कि बोट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अप स्ट्रीम बोल रहे हैं उसको। और अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये है डाउन स्ट्रीम और ये है अप स्ट्रीम। अब मैं सवाल करता हूँ। इसमें बोला है कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल किया है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किया है। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 16, ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड तुम इस फॉर्मूले से देख सकते हो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है टाइम के बराबर होगा। स्पीड क्या होगी? स्ट्रीम की स्पीड, दोनों का डिफरेंस। और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करे हैं, प्लस 24 इसमें अलग है अपने को 6 आवर्स। और सेम बोट ने 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे ये तुम देखो। 13 आवर्स में ट्रेवल करा है। अब इस क्वेश्चन में खास बात, यहाँ तक तुम इक्वेशन बना लोगे सवाल समझकर, है इसको सॉल्व करना। अगर तुम डायरेक्टली एक्स और वाई में सॉल्व करने की ट्राई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। जैसा क्वेश्चन में कर रखा है, एक्स माइनस 1/x-y को m लेना और 1/x+y को n लेना, ये जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते मतलब हो तो रिप्लेस करना सवाल, है। हाँ ये रिप्लेस करना जरूरी है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। बिना रिप्लेस करे भी तुम कर सकते हो, पर बहुत मुश्किल हो जाएगा वो काम। वो रिप्लेस करने के बाद, ये रिप्लेस करने के बाद, एक सेकेंड, ये दो इक्वेशन बनी। तुम इन दोनों इक्वेशन को, जो 3 या 4 मेथड तुमने चैप्टर में पढ़े हैं, अ, नाम मुझे याद नहीं है चारों, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वो जो फैक्टराइजेशन। कंप्लीटिंग, हाँ फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। उन तीनों चारों मेथड से किसी से भी सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू निकालो। एम और एन की वैल्यू वापस से यहाँ पे तुमने एम और एन में देखा है किसको रखा है, वो रखोगे तो x-y 4 आ जाएगा और x+y 12 आ जाएगा। वहां से x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 है। इस क्वेश्चन में मतलब मैं एक ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, पर तुम जब सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में आंसर आने से आने के बाद एक बार चेक कर लेना कि बोट की जो स्पीड है ना, वो जनरली वाटर करंट से ज्यादा होती है। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो नदी जिस डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में बह रही है, तो बोट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर उसे उल्टा भी जाना होगा तो वो जा नहीं पाएगी। एक ट्रिक है, मेरे काम आ जाती थी कभी कभार, अगर मैंने उल्टा लिख दिया आंसर तो हो सके तुम्हारे भी आ जाए। ओके सर। और कुछ बस। प्राजक्ता, तुम्हें भी कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकती हो। है ना? वैसे अभी स्कूल या फिर क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में? सर हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट बुक का 4th या सेकंड बुक का 4th? फर्स्ट का। तो तुमने सर सेकंड हमारा बुक भी से भी तो मेरे से डाउट पूछा था, मतलब तुम आगे भी पढ़ रहे हो ना?
अच्छा, प्राजक्ता तुम्हारे भी फोर्थ चैप्टर तक ही हुआ है फर्स्ट बुक में? Yes, sir. ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से समझ आ गया ना? मुझे लगता है क्वाड्रेटिक में कुछ डाउट आने चाहिए, और अच्छा चैप्टर है तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें दोनों को? नो सर। ठीक है, बढ़िया। तो मैं अगर कोई मैथ्स से रिलेटेड डाउट हो तो तुम कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैथ्स मैं कभी भी बता दूंगा। बाकी डाउट्स मुझे खुद भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मैं बता पाऊंगा। Yes, sir. और किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई और सब्जेक्ट में कोई डाउट? Sir, सर science. साइंस पढ़ता हूँ। एक एक करके बोलो। साइंस में अच्छा, साइंस। देखता हूँ। बायोलॉजी पार्ट 2। साइंस 1 में है, साइंस 2 में है? Sir, science. साइंस कौन सा चैप्टर दिक्कत कर रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा? मतलब अभी फर्स्ट तक वाले कहाँ हुआ है वैसे? graduate किया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन का नहीं समझा पॉइंट। एक मिनट में बता। ट्रांसक्रिप्शन तो वो होता है जब डीएनए और आरएनए में कोई जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ट्रांसलेशन जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके आरएनए बना डीएनए से, जो जीन्स है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है और उससे आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन जाती है, उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। एक मिनट में ट्रांसलोकेशन का मीनिंग भी इसमें होगा, मुझे ये दोनों ही याद है। देख सकते हो तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए है और ये एमआरएनए है। इस तरफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन जा रही है। ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। हर एमआरएनए जो होता है, यहाँ पे जैसे ये जो दिख रहा है तुम्हें, मेरा कर्सर शायद दिख नहीं रहा होगा, ये जो है ये एमआरएनए का सीक्वेंस है। हर एमआरएनए के सीक्वेंस में बहुत सारे ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं अलग अलग, जो AUTG अगर तुमने पढ़े होंगे, आगे अगर आएंगे शायद, तो वैसे कोडोन होते हैं। इन सब इन सब पे अलग अलग मैसेज होता है अमीनो एसिड का, ये सप्लाई करता है टीआरएनए। इस पर्पस के लिए उसके पास एंटी कोडोन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए का टी होता है, ATGC, जी का सी होता है। ये तुम्हें याद रख लेना चाहिए, मतलब याद बहुत काम आएगा ये। और इस उस एज से टी में ट्रांसफर हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। मतलब खुद के ही कॉम्प्लीमेंट्री में इंफॉर्मेशन या फिर जीन का ट्रांसफर होना, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं कोडोन की वजह से। और जो ट्रांसलोकेशन है, और सर इसमें कनेक्टिंग लिंक्स वाला पॉइंट नहीं समझ रहा, 6th पेज नंबर।
देखो कनेक्टिंग लिंक कुछ नहीं है, वो कहना चाहता है कि जैसे दो चीजें हैं उनके बीच में अगर कोई चीज लाई करती है, जैसे अगर तुम मैथ से एग्जांपल लो, 2 और 4 के बीच में जैसे 3 लाई करता है, 3 आता है 2 और 4 के बीच में, वैसे ही दो स्पीशीज, दो जानवरों के बीच एक तीसरा जानवर आने का मतलब उन दोनों की जैसे आधी आधी प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये जो पेरीपेटस है, इसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसे तुमने कैटरपिलर अगर देखा हो, उसमें छोटे छोटे वो उसके मतलब ऐसे गोल गोल, अगर तुम्हें लग रहा हो, समझ आ रहा हो, मटर के जैसे नहीं, सेगमेंट होता है ना अलग अलग, की एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ होता है उसकी बॉडी में, तो वैसे ही इसके अंदर भी जुड़ा होता है। और थिन क्यूटिकल मतलब इसके जो पाँव है ये पतले हैं, एंड इसके ऑर्गन्स पैरापोडिया लाइक एक जानवर होता है या फिर उसके जैसे ऑर्गन्स है। तो ये क्या, इसमें कनेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि इसके पास बहुत सारे जानवर या स्पीशीज के जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, इन सबसे इसका कनेक्शन है। पता नहीं इस चैप्टर में आएगा या नहीं आएगा, इसका कारण होता है स्पीशीज जो है सेम एंसिस्टर से है, मतलब सब जो जानवर है वो एक ही बैक्टीरिया से आगे बढ़े हैं, इस वजह से सब में कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक्स मिल जाएंगे। हम इंसानों और इन जानवरों में भी कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होंगे, पर बहुत कम होंगे। जैसे हम भी सांस ले रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि हम नाक से लेते हैं, बहुत सारे जो दूसरे जानवर होते हैं वो भी नाक से लेते हैं, बट जैसे कॉकरोच हो गया, वो ट्रेकिया से लेता है, अपने बॉडी में जो उसके छोटे छोटे छेद बने होते हैं वहां से वो सांस लेता है। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जो स्पीशीज और उनमें एग्जिस्ट करते हैं। ये पैराग्राफ वही समझाता है। मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं वो आपको समझा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिडिया एंड एंथ्रोपोडा। Similarly, duck-billed tigers act like reptiles but show relationship to locals. इसमें जो डक बाइल्ड एलिगेटस है, ये एग्स ले करती है रेप्टाइल्स के जैसे। रेप्टाइल्स तुम्हें पता ही होगा जो जमीन पे रेंग के चलते हैं उनके जैसे, बट जो मैमल्स है उनके जैसी रिलेशनशिप उनके जैसा शो करती। क्यों? उसके पास जो ग्लैंड्स है वो मैमल्स के जैसे है, उनके जैसे हेयर्स है इसके पास, इस प्लेटीपेपस के पास। Lung of fish performs respiration with lungs respective of being fish. These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. इसमें जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सब एक किसी न किसी चीज से इवॉल्व हुए हैं। वो ठीक है, एक बड़ा बैक्टीरिया, वो बहुत बड़ा इवोल्यूशन की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे जैसे बताया, मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं और एम्फीबियंस जो है वो फिशेस से इवॉल्व हुए। प्रणव, समझ आया या एक और बार मैं समझाने की कोशिश? नहीं सर, आगे। प्राजक्ता, तुम्हें भी शायद साइंस में कुछ डाउट था। यस सर। बोलो। सर मुझे साइंस वन में था। सॉरी, साइंस का।
साइंस वन में कौन से चैप्टर में था? क्या सर देखा? 3 थर्ड चैप्टर में सर। पेज नंबर 30 के बाद कौन सा पेज है? मतलब डाउट कौन से पेज पे तुम्हें? ट्वेंटी थ्री सर 23। हाँ, सर इसमें क्या 23 समझ नहीं आ रहा? 23 छो सर ये सेल्स। क्या? सेल्स वेट। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हें जो डाउट है तुम शायद चैट में लिख दो। सर वो ऊपर का बॉक्स है ना। हाँ एक, हाँ हाँ सर ये। हाँ बॉक्स समझ में नहीं इसमें आया। ये नहीं नहीं, ये समझना नहीं है, ये बस तुम्हें ऐसे ध्यान में रखने के लिए है कि इतने सारे एलिमेंट होते हैं। अगर तुम आगे साइंस सर तो फिर तुम्हें वही थोड़ा तो बहुत इसका क्या। कुछ भी पढ़ा है नहीं इसमें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो इधर के दो बॉक्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो यस सर। मेरा गलत लाइन, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस पूरी टेबल को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अपने आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब मेटल नॉन मेटल, अगर तुम किसी टेबल या कुर्सी पे बैठी हो तो हो सकता है वो लोहे की हो, तो लोहे को यहाँ पे ये आयरन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ही दुनिया में जितने भी मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, उन सबकी एक टेबल बनाई है साइंटिस्ट ने, और उनको ऐसे लिखा है। ऐसे लिखने के कारण है कि उनका जो सबसे छोटे एटम जिसको बोलते हैं, उसका मास के हिसाब से लिखा है। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे हीलियम का मास शायद 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो उनको अरेंज किया गया है यहाँ से। जैसे इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, जो बीच वाले टेबल को डी ब्लॉक बोलेंगे और इसको पी ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पे एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, नीचे वाले को। एफ ब्लॉक तो 10th क्लास में बिल्कुल काम का नहीं है, तुम बस देख सकती हो कि ये एटॉमिक नंबर क्या है और कहाँ से कहाँ तक है। बाकी कुछ खास काम का नहीं आएगा। मैं तुम्हें राय दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि जो शुरुआत के 20 एटॉमिक नंबर्स के जो एलिमेंट्स है वो ये तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन नाइट्रोजन, एट ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, 10th नियॉन। ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये तुम्हें नंबर वाइज याद होने चाहिए, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होने चाहिए। इस टेबल में बाकी उतना कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ भी है सबका, ये तुम याद कर लो। याद करने की बहुत इजी ट्रिक है। टू तक जब तक पहले, सबसे पहले हम 2 तक लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन में एक ही हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, तो हम 1 ही लिख के छोड़ देंगे। हीलियम का 2 होता है तो 2 लिखेंगे। लिथियम का 3 होता है तो 2, 1 लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा जो कॉमा के बाद नंबर आएगा वो 8 तक जाएगा, 2, 8, 8, ऐसा 2, 8, 8, 2 यहाँ तक कैल्शियम तक। तो
लिथियम के लिए 3 था तो तुमने 2 पहले लिख दिया, तो बचा 1, तो 3 आ जाए, वो हम कॉमा के बाद लिख देंगे, तो 2,1। ये बकायदा ये बस इतना बताता है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें जैसे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जैसे पोटेशियम का एग्जांपल है, ये जो सर्कल दिख रहा है तुम्हें बड़ा वाला, इसको शेल बोलते हैं। इसके अंदर जैसे पोटेशियम के पास 2,8,8,1 है, तो सबसे अंदर वाली शेल में पोटेशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर वाली यानी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उतनी वैल्यू। इस टेबल से इतना ही सवाल आता है जनरली। और इसमें वैलेंसी का भी रोल होता है। जैसे लास्ट वाली शेल में जैसे मैं फ्लोरीन का, इसमें जो ये वाले एलिमेंट्स हैं मैं एग्जांपल से बताता हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन दिख रहा है तुम्हें, ये वाले फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब इनको भी लास्ट जो इनकी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। और जो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है। बस इस टेबल में ज्यादातर चीजें यही काम की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस जो है आखिरी नंबर जो लिखा है कॉमा के बाद वो है वैलेंस में, और नंबर ऑफ शेल्स जैसे कितने नंबर लिखे हैं तुमने वो नंबर ऑफ शेल्स बताए। आया समझ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट तक? यस सर। ठीक है, तुम एक और बार पढ़ना, अगले सेशन में और डाउट आएंगे तो मैं बताऊंगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। यस सर। लीव कर सकते हो आप लोग मीटिंग। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय बाय।